साथियों जय हिंद। देखिए पिछले क्लास में हमने आपसे बताया इतिहास विषय का आप बहुत अध्ययन ना करें, बल्कि इसके एक एक चरण को आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को आप बस समझिए और उसका बोध करिए और तैयार होता चला जाएगा। देखिए पिछले क्लास में हमने आपको इतिहास की एक संक्षिप्त व्याख्या की थी। इस क्लास में हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन कराएंगे और आपको चरणबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते जाएंगे और आपको एक एक चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहली कड़ी में हम आपसे चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत का इतिहास का जो आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पुरानी जो व्यवस्था थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और जिसे हड़प्पा सभ्यता, जिसे जो है प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है। यह प्राचीन भारत की यूं कह लीजिए कि प्राचीन भारत की पहली जो है नगरी सभ्यता थी, जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुई थी। इसी कड़ी में दूसरे सिस्टम में आता है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता में आप देखेंगे कि आप ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, आर्य सभ्यता का जो प्रारंभिक स्टेज है वह है ऋग वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और उसके बाद उससे लगा हुआ उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका अध्ययन किया जाता है। इसके पहले चरण में जो है ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में बाकी वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। एक संगठित आर्य संस्कृति की स्थापना आर्य वैदिक काल में हुई थी। अगले चरण में हम आपसे बताना चाहेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। देखिए आर्य काल के जस्ट उसके चरणों पे अगले स्टेप में आप देखेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन हुआ। उसमें 62 संप्रदाय पैदा हुए, जिसमें से दो जो है बहुत विशेषली दो का उल्लेख होता है। एक महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का, और दूसरा जो है महावीर स्वामी द्वारा चलाए गए या महावीर स्वामी द्वारा चर्चित किए गए जैन धर्म का। उसमें 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इसमें से विशेषकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विशेष उल्लेख किया जाता है। वैसे कुछ 62 संप्रदाय आए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन में। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इसी के जस्ट बाद महाजनपद काल, छोटे छोटे जनपद जो थे मगध की कह लीजिए या मध्य भारत में कह लीजिए, प्राचीन भारत में कह लीजिए, छोटे छोटे जो जनपद थे वही इकट्ठा होकर महाजनपद बने। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद जो थे ये विशेषकर गंगा की घाटी में स्थित थे। इनका उल्लेख दक्षिण भारत में भी मिलता है, एक दो जनपदों का। पश्चिमोत्तर भाग में गांधार मिलता है, थोड़ा सा मान चलिए दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं, उत्तर भारत और मध्य भारत में ये फैले हुए थे छोटे छोटे। अगले स्टेप में मगध साम्राज्य का विशेष महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य का जो है साम्राज्य का नंबर आता है। इसमें जो है मगध साम्राज्य में आप हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का विशेष उल्लेख मिलता है। आप अध्ययन करेंगे अगले कड़ी में विस्तार से। और इसमें जो है नंद वंश के बाद जो है आता है भारत का पहला जो संगठित साम्राज्य था, वो आता है मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका गठन किया था और इनके प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था आचार्य कौटिल्य। जो प्रधानमंत्री थे, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, या कह लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की आधारशिला आचार्य कौटिल्य ने रखवाई थी। और उसी कड़ी में आगे आपको बताएंगे कि फिर से एक बार पुनः शुंग वंश यानी ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना पुष्य शुंग ने की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासक वृहदत्त का सेनापति था, और उसकी हत्या करके उसने यूं कह लीजिए पटना में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश की खंडहरों पर उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की। अगले कड़ी में सातवाहनों और जैसे छोटे छोटे राज्यों का या यूं कह लीजिए कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का भी उल्लेख मिलता है। उसमें उस विदेशी आक्रमणकारियों में आपको कुषाण, शक, यूण, हूण, ये सब लोग थे, इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जस्ट इसी के बाद आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले राज्य का, यानी विशाल गुप्त साम्राज्य का
इसकी स्थापना जो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, बिंदुसार, उसके बाद उसी कड़ी में आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। गुप्त साम्राज्य का विशाल वट वृक्ष मिलता है आपको। और इसी में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है चंद्रगुप्त के राज्य को। अगले स्टेप में हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्धन साम्राज्य का, हर्षवर्धन के साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो है अब यहीं से जो है आपको मध्य काल की आहट दिखाई देने लगती है। जैसे ही वर्धन साम्राज्य का अंत होता है तो कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षी संघर्ष होता है। कन्नौज उस समय भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है और उसको महोदय नगर भी कहा जाता है। कन्नौज के लिए हम आपसे बताना चाहेंगे जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था, यह त्रिपक्षी संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य में एक त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। इस त्रिपक्षी संघर्ष में सफलता जो है वो बताना चाहेंगे प्रतिहारों को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा एक संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में प्रतिहारों को जो है सफलता मिली और यहीं से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। तो यह इस तरह से आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कन्नौज के उत्कर्ष, इसके बीच के का जो एक स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से जो अध्ययन आपने देखा, ये कहीं ना कहीं से प्राचीन भारत का संक्षिप्त अवलोकन माना जाता है। ठीक, धन्यवाद।